नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर आने वाले हैं। पीएम कानपुर में मेट्रो के 5 नए अंडरग्राउंड स्टेशन से मेट्रो के संचालन का शुभारंभ करने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। तीसरी बड़ी खबर, एनडीए से अपने कभी नर्म तो कभी गर्म रिश्ते को लेकर बराबर खबर में बने रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति पारस ने एक बड़ा ऐलान किया है। पशुपति पारस ने कहा कि वो एनडीए से अलग हो रहे। चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय से समन भेजा है। रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया था। इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया गया था, पर वाड्रा पहुंचे नहीं थे। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर आने वाले हैं। पीएम का कानपुर में मेट्रो के 5 नए अंडरग्राउंड स्टेशन से मेट्रो के संचालन का शुभारंभ करने वाले हैं। वहीं कानपुर शहर के पनकी स्थित पनकी पावर प्लांट और घाटमपुर स्थित नेवैली पावर प्लांट योजना का भी पीएम शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही निराला नगर स्थित रेलवे ग्राउंड में पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के 24 अप्रैल को प्रस्तावित दौरे को देखते हुए कानपुर के नवीन मार्केट स्थित बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं ने बैठक की। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल के साथ बैठक में 3 जिलों के जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायक भी शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी कानपुर आ रहे। उनकी जनसभा में अधिक से अधिक भीड़ ले जाने को लेकर मंथन किया गया। नेताओं की ओर से बताया गया है कि प्रशासन के साथ मिलकर सारी तैयारियों को अंजाम दिया जाएगा। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ भी कानपुर आ रहे। उसी दिन सारी पीएम के दौरे की संभावित तैयारियां अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता प्रांजुल मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रांजुल, पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है उनके आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को प्रस्तावित दौरा है। पहले गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है निराला नगर रेलवे ग्राउंड, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की कई रैलियां भी हुई हैं। चाहे मुख्यमंत्री की रैली हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, कई बड़ी रैलियां यहाँ पर की गई है। इसके पहले यहाँ पर प्रस्तावित था, लेकिन अभी सीएसए में कयास लगाया जा रहा है कि सीएसए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, चाहे प्रमला पांडे हो, चाहे विधायक महेश त्रिवेदी हो, चाहे सांसद रमेश अवस्थी हो, वहीं पुलिस कमिश्नर, डीएम और नगर आयुक्त सभी मौके पर पहुंचे थे और वहां का जायजा लिया था। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए वहां पर जो पुलिस कमिश्नर है अखिल कुमार ने वहां पर पुलिस कर्मियों को अभी से तैनात कर दिया है। चूंकि प्रस्तावित कार्यक्रम है, इसको लेकर के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 16 या 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर आ सकते हैं और तैयारियों का जायजा ले सकते हैं, क्योंकि कानपुर को विकास की एक नई राह दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि 250 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। वहीं डीएम ने इन परियोजनाओं की जानकारी भी ली है और पुलिस के प्रशासन के साथ भाजपा अधिकारियों ने बैठक भी की थी। लेकिन अभी प्रस्तावित है कार्यक्रम, कयास ये लगाया जा रहा है कि मोदी जी आ सकते हैं, लेकिन नयागंज मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण भी सबने किया था और इसके पहले जो चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन है और बारा देवी मेट्रो स्टेशन और इधर का जितना भी रूट है, 2 रूट है मेट्रो के, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको दिशा दे सकते हैं। जो कानपुर के विकास को लेकर के, चाहे नेवेली प्लांट हो इलेक्ट्रिसिटी का या फिर पनकी पावर प्लांट हो, इसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। जी करुणा, पीएम बनने के बाद पीएम मोदी का ये कानपुर का तीसरा दौरा है, क्या बड़ी सौगात देने वाला है कानपुर वासियों को? जी तब मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आएंगे।
लेकिन जो एक नवेली पावर प्लांट जो कि घाटमपुर में लगा हुआ है और पंखी पावर हाउस में एक नया ग्रिड सिस्टम अभी लगाया गया है, उसका उद्घाटन कर सकते हैं। मेट्रो के 2 रूट अभी करके मेट्रो का भी विस्तार कानपुर में हुआ है, उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। इसके अलावा कई वो सड़कें, कई एलिवेटेड ट्रैक ऐसे हैं जिसको लेकर कानपुर में एक सबसे बड़ी समस्या है जाम की, उसको लेकर के भी एलिवेटेड ट्रैक जो कि कानपुर के अनवरगंज स्टेशन से लेकर के चौबेपुर तक एलिवेटेड ट्रैक बनना है, उसको लेकर की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ के जो सांसद रमेश अवस्थी, उन्होंने अधिकारियों के साथ बराबर मीटिंग ले रहे हैं, फिर चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो या फिर पावर प्लांट के अधिकारी हो या फिर मेट्रो के ही अधिकारी हो। इसको लेकर के प्रमला पांडे भी जो कानपुर के मेयर, उन्होंने भी बैठक की थी, सांसद रमेश अवस्थी भी बैठक कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में मोहन भागवत जो कि संघ प्रमुख है, यहाँ पर अभी 5 दिन के प्रवास पर है और कानपुर में जो केशव भवन है आरएसएस का ऑफिस, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है और पर डे यहाँ पर शाखा लगा रहे हैं। तो मोहन भागवत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रस्तावित दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मौके पर तेजस्वी यादव के अलावा बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा, आरजेडी सांसद मनोज झा और संजय यादव भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने मीडिया से बताया कि क्या कुछ बातें हुई है। राजेश कुमार ने कहा, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण, मजबूत और एकजुटता के साथ एनडीए सरकार से लड़ेंगे। कई विषयों पर चर्चा हुई, उन सभी विषयों पर हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। अलग अलग तिथियों पर हम बैठेंगे और सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस सवाल पर कि क्या तेजस्वी यादव सीएम चेहरा होंगे, इस पर राजेश कुमार ने कहा कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठेंगे क्योंकि हम लोग 5 पार्टियां हैं। हम लोगों ने सारे पॉइंट पर विमर्श किया है, उस पॉइंट पर समय समय पर बैठेंगे। बैठने के बाद जैसे जैसे होगा आगे बढ़ते जाएंगे। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। और जो आपके कई सवाल आते हैं उस सारे सवाल को आज विराम मिल गई और मुझे लगता है कि उस सवाल से हम लोग को आज के डेट में मुक्ति मिल जाएगी। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नजम एहसन जी जुड़ गए। नजम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। आज दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई है, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए? साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव होना है इसी साल के अंत में। देखिए, दिल्ली में जिस तरह से आज राहुल गांधी, मल्लिका खड़गे, अर्जुन जी एक कमरे में तीनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात ये बाहर निकल के आई कि 17 अप्रैल को एक बार फिर महागठबंधन की बैठक बिहार में होगी। दिल्ली में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की मुलाकात हुई है तो उसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। सीटों का बंटवारों को लेकर बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी बातचीत हुई है। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि
बिहार की राजनीति जिस तरह से हो रही है, तो उसमें तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं और इस वक्त जो प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा के राहुल गांधी के बीच जो मुलाकात हुई है, दोनों नेता जो शीर्ष नेता हैं, इन लोगों के बीच में एक अच्छी मुलाकात हुई है। और अब ये भी माना जा रहा है वहां पर कि जी आरजेडी लगातार जो है तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री बता रही है। और इधर कांग्रेस के जो नेता हैं वो अभी इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आपको याद होगा कि मैं आज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी एक बार कह चुके थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोनों नेताओं के बीच जिस तरह से बातचीत हुई है, तो मैं आप ये बता दूं कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव बिहार में सीटों को बंटवारा को लेकर बातचीत हुई है। और आपको याद होगा कि 2020 में के चुनाव में जिस तरह से चुनाव हुए थे, तो 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों की डिमांड कांग्रेस कर रही है जी। लेकिन आरजेडी ने पिछले चुनाव में देखा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह था, इसलिए तो आरजेडी इतना सीट देने को कांग्रेस को तैयार नहीं है। लेकिन बिहार में लंबे समय से आप देखें जिस तरह से कन्हैया कुमार भी लगे हुए हैं और भी उनके जो संगठन के नेता हैं वो भी लगे हुए हैं। और जो ये आपका न्याय यात्रा है, पलायन या यात्रा रोको जो चल रही है, तो लगातार ये चल रही है। और एक बात आपको खास बात ये बता दें कि कांग्रेस ने कम कार्ड और खिंचला है वहां पर। कांग्रेस ने दलित नेता जो वहां के हैं राजेश राम को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है। इस बात को भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि कांग्रेस अपनी स्थिति इसलिए मजबूत कर रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने वक्त के मामले में साथ नहीं दिया मुसलमानों को, जिस तरह से वहां पे कटना हुआ वहां पर, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और आरजेडी इस वक्त जो है पूरी कोशिश में लगी है कि अल्पसंख्यक को अपनी तरफ रिझाने के लिए। लेकिन सीमांचल की तरफ आप जाए तो वहां पे एमआईएम अपने आप को मजबूत कर रही है। तो अगर बिहार में जिस तरह से ये दोनों नेता आज बात कर रहे हैं, सीटों को बंटवारा को लेकर बातचीत हुई, और इसके बाद तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि 17 अप्रैल को एक बार फिर महागठबंधन की बैठक बिहार में होगी। और तेजस्वी यादव के साथ जबकि ये करना आपके बिहार के कांग्रेस के बड़े नेता भी वहां मौजूद थे और कई वहां पर एक आपके आरजेडी के दोनों सांसद भी मौजूद थे, मनोज झा भी मौजूद रहे वहां पर। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से अब चुनाव तो बहुत नजदीक है, अब चुनाव नजदीक है, तो इससे ये है कि कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है, इधर आरजेडी भी। लेकिन अभी कांग्रेस को आगे चलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस का संगठन इतना मजबूत नहीं है, और जबकि लालू प्रसाद यादव वहां पर, आरजेडी वहां पर बहुत मजबूत है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी मान रही है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो उनको अभी वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री तय होगा। लेकिन इनको ये तय करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अगर आरजेडी को तेजस्वी यादव आते हैं तो बिहार की जो हालात है वो बिल्कुल कुछ दूसरे रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बिहार में मजबूत नहीं है। जी, इस बार जो कांग्रेस है वो 70 सीटों की मांग करी और पिछले चुनाव में 19 सीटें ही जीत पाई थी कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस जनता के बीच में इस बार पकड़ बना पाएगी या नहीं? नहीं, देखिए कांग्रेस जिस तरह से अभी आपने देखा कि अभी एक हफ्ते पहले जिस तरह राहुल गांधी की आपने भीड़ देखी वहां पर, तो भीड़ को देखते हुए वोटों में तब्दील नहीं हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज निकल के आती है। देखिए भीड़ जो चलती है वो बहुत सारे नेता को देखने के लिए चलते हैं। भीड़ क्या है कि अलग अलग विधानसभा से लोग आपसे नीचे निकल के आते हैं। तो आरजेडी वहां पे बहुत मजबूत स्थिति में है। वजह यह कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और मांझी की वोट, हम जो पार्टी है इसका वोट बैंक जो है, जो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बैंक है और दलित वोट बैंक जो है वो खिसक चुका है। तो अब ये
कांग्रेस की तरफ कितना जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोग वहां का तेजस्वी यादव युवा है और मुख्यमंत्री के चेहरा भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि जिससे क्या नाम है वैसे दोनों में सहमति बन जाएगी। और हमें लगता है कि आज जिससे ये बैठक हुई है दोनों लोगों के बीच में, एक अच्छी बैठक हुई है वहां पर, और ये भी माना जो सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीटों की दोनों पार्टियां अपने आप में कुछ न कुछ आपसे समझौता हो जाएगा। जी, अब देखना होगा कि बिहार में सीएम फेस कौन होता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीए से अपने कभी गर्म तो कभी नर्म रिश्ते को लेकर बराबर खबर में बने रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति पारस ने एक बड़ा ऐलान किया है। पशुपति पारस ने कहा कि वो एनडीए से अलग हो रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा पार्टी की तरफ से आयोजित संकल्प सम्मेलन में की। पशुपति पारस ने अपने दिवंगत भाई रामविलास पासवान की ओर से स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी से बगावत करते हुए 2021 में रालोजपा की स्थापना की थी। अब उन्होंने पटना में रालोजपा की ओर से आयोजित संकल्प सम्मेलन के दौरान अपनी पार्टी के एनडीए से अलग होने की घोषणा की है। हालांकि पशुपति पारस ने रामविलास पासवान को दूसरा अम्बेडकर बताते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी की। पारस ने कहा कि वे 2014 से एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन वे घोषणा करते हैं कि अब से उनकी पार्टी का एनडीए के साथ कोई संबंध नहीं होगा। एनडीए से जुदा होने के बाद किससे मिलेंगे, इसे लेकर पारस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाल फिलहाल में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से कई बार मुलाकात कर चुके पारस ने कहा वे बाकी 16 जिलों का दौरा भी जल्द पूरा करना चाहते हैं और राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। आज तक हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल से, आज से हम एनडीए गठबंधन से मेरा नाता समाप्त हुआ और आने वाले समय में भविष्य में हमारी पार्टी तो अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम सम्मानजनक इस गठबंधन के द्वारा। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी जुड़ गए। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पशुपति पारस ने एनडीए से किनारा कर लिया, आखिर क्यों? आपने देखा था रामविलास पासवान एक बड़े कद्दावर नेता थे और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पार्टी थी वो दो धड़ों में बंट गई थी। एक उनके जो वारिस थे यानी जो पुत्र थे चिराग पासवान, उनके साथ हो गई थी, और दूसरे जो उनके भाई थे पशुपति पारस साहब, वो उन्होंने एक पार्टी बनाई। कई सारे जब भी सीट का बंटवारा अमित हमेशा कहते थे कि आप लोग आपस में बैठ के जो है फैसला कर लीजिए, ताकि ये फैसला जो है अगर एनडीए या उनको चालक को लेना पड़ेगा तो उनको थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि पारिवारिक पार्टी है और राजनीतिक जाति विशेष की पार्टी है, तो इसमें अमित शाह जी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। लेकिन कई बार देखा गया, चाहे वो विधानसभा की सीटों का बंटवारा हो चाहे लोकसभा की सीटों का बंटवारा हो, हर बार यही देखा गया है कि कोई समन्वय नहीं बैठ पाया। इस बार भी देखिए गाँव वाले हैं, विधानसभा की सीटों को लेकर भी चालू है, एनडीए के दल में भी चालू है, हर इंसान जो है ज्यादा से ज्यादा सीट की मांग कर रहा है। हमें लगता है कि इस बार भी यही घटनाएं सामने आई है, जिससे आपने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान मोदी जी के काफी करीब हो गए हैं और बिल्कुल फेविकोल के की तरह मजबूती से जुड़े हुए हैं, हर मसले पे जुड़े हुए हैं। उनके पांचों सांसद जो है एनडीए का टिकट है ऐसे में, और आपने देखा विशेष इसमें मोदी जी का जो है वो चिराग पासवान के पास है, इसलिए जो है आप देख रहे हैं कि जो तरक्की जो थी वो बढ़ती जा रही थी, नजदीकियां चिराग पासवान की जो है एनडीए से मोदी और अमित शाह से बढ़ रही थी। इसलिए हमें लग रहा है कि पशुपति पारस जो है वो एनडीए से अपना पल्ला झाड़ चुके। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट्स वाड्रा को ईडी ने समन भेजा है। रॉबर्ट्स वाड्रा को लैंड डील मामले में पीएमएलए के तहत ईडी का समन भेजा गया। इससे पहले 8 अप्रैल को भी बुलाया था, पर वाड्रा पहुंचे नहीं थे। ईडी की तरफ से जारी नए समन में यानी कि 15 अप्रैल को हाजिर होने के आदेश दिए गए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था। इसे लेकर पहले भी वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पेश न होने के कारण आज समन जारी किया गया। ईडी के दूसरे समन के बाद वाड्रा ईडी के दफ्तर के लिए अपने घर से पैदल रवाना हुए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार बदले के तहत कार्रवाई कर रही है, उन्हें नहीं पता कि दोष क्या है, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वाड्रा ने कहा कि उन्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। 20 साल से अब तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, अगर कुछ है तो सामने लाया जाए। वाड्रा ने कहा कि हमने ईडी से कहा कि हम अपने दस्तावेज व्यवस्थित कर रहे हैं। वाड्रा ने कहा जब वे देश के पक्ष में बोलते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। राहुल को संसद में बोलने से रोका जाता है। बीजेपी ऐसा कर रही है, यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है। बता दें कि ईडी दफ्तर पहुंचे हैं वाड्रा, और वाड्रा का कहना है कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उनको बोलने से रोका जाता है। साथ ही ये वाड्रा को दूसरा समन मिला था, जिसके तहत वो आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे। बता दें कि क्या ईडी के जाल में फंसे हैं वाड्रा, और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस वाड्रा पर दर्ज है। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।